हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जो मिशन सरकारी नौकरी की तर्ज क्लासेस चल रही हैं इंडियन पॉलिटी की, उनमें आज का टॉपिक हमारा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपको संसद के बारे में पढ़ाया था, संसद के बारे में बताया था, और संसद का उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 89 के तहत मिलता है, और राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा 81 में ये हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति को। क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति के संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो सभी, और साथ साथ राष्ट्रपति का अधिकार एवं शक्तियों को भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर आपके लिए कवर किया जाएगा, और बाकायदा डायग्राम के द्वारा आप सभी को समझाया जाएगा। आपको पॉलिटी पढ़ना इतना आसान हो जाएगा कि आपको पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा, यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को आराम से देखते रहें, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। देखिए, बात करते हैं हम भाग 5 की। तो भाग 5 में संघ का उल्लेख है, यानी केंद्र का उल्लेख। किसका उल्लेख मिलता है? केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में बात व्यवस्था की गई है, और संघ के अंतर्गत यानी संघीय सरकार है, उसका उल्लेख भाग 5 में मिलता है। ये क्वेश्चन बनता है। और अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक ये संघीय सरकार का उल्लेख कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 52 से और 151 तक संघीय सरकार का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61 तक यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो यहाँ पर आपके लिए सभी कवर कर दिए जाएंगे, जिनमें अनुच्छेद 52 से और 61 तक आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए गए हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। इनको देखते हैं। पहले आइए देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में पहले सामान्य जानकारी जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को देश का प्रधान बनाया गया। तो राष्ट्रपति देश का कैसा है? संवैधानिक प्रधान है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च माना गया है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपाल का प्रमुख होता है, यानी नाम मात्र की शक्तियां तो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। उसके जो कर्तव्य हैं उनका जो मुख्य रूप से निर्वहन करता है वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है उनका वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये ध्यान रख लेना है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ये बात यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के। अब अनुच्छेद 52 से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यानी ये उल्लेख किसमें मिलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का जो पद है उसका उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 52 के तहत। अब आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 53 में जो हमने कार्यपालिका की बात की थी, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो किसमें निहित मानी गई है? राष्ट्रपति में निहित मानी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति को औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष। रिलैक्स एक्जीक्यूटिव, ऑफिशियली एक्जीक्यूटिव, दोनों में इसकी शक्तियों का विभाजन किया गया है। औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में इसको बांट सकते हैं। ध्यान रखना, 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में संघ की कार्यपालिका का प्रमुख यानी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। सारे कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए
जाएंगे। अब देखिए अनुच्छेद 54 की बात आती है। हमने राष्ट्रपति का पद पढ़ लिया, कार्यपाल का शक्ति निहित पढ़ ली कि किसमें होती है, राष्ट्रपति में। अब आती है निर्वाचन, यानी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो उसका उल्लेख किसमें मिलता है, अनुच्छेद 54। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है तो वो किसमें मिलता है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन कौन करता है, चुनाव आयोग। कौन करता है, क्या निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर हम बात सकते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कौन सी प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, यानी गुप्त रूप से होता है। कैसा होता है मतदान, गुप्त रूप से, ध्यान रखना। तो जाके राष्ट्रपति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका निर्माण क्या होता है, निर्वाचन होता है। और ये इसका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली, कौन सी प्रणाली है इसकी, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्योंकि जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता, लेकिन जनता के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं उनके वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर संसद के जो सदस्य हैं, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं संसद के, तो दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही साथ विधानमंडल के सदस्य, जिसमें विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते, केवल विधानसभा के सदस्य। अब देखिए इनमें भी कौन कौन से शामिल होते हैं, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ना कि पदेन सदस्य इसमें भाग लेते हैं और ना ही मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते और ना ही विधान परिषद के सदस्य भी भाग लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन अधिकांश से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी एग्जाम हुए में कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो समझ लेना, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं ओनली, और विधानसभा के सदस्य में भाग नहीं लेते और ना ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 किसका उल्लेख मिलता है, निर्वाचन का। अब आगे आते हैं अनुच्छेद 55। हमने निर्वाचन पढ़ लिया कि निर्वाचन कैसे होता है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट। अब उसकी जो नीति है, यानी किस प्रकार से उसकी रीति है, तो हमने बताया था एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। अब इसको आसानी से समझेंगे डायग्राम से, आपको जो निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार की रहती है इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को समझने वाले हैं। देखिए ABC और ABC। अब जो चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम होती है। सामने प्रत्याशियों के नाम होते हैं, उसके सम्मुख नीला बटन होता है और उसके आगे एक छोटी सी लाल बत्ती लगी होती है। हम जब नीला बटन दबाते हैं तो उसके आगे जिस सदस्य उम्मीदवार के आगे दबाते हैं तो वो लाल बत्ती जलने लग जाती है। अब हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, इसमें क्या है, वरीयता क्रम में, यानी वरीयता के आधार पर मत दिए जाते हैं। जैसे हम माने कि हमने किसी चुनाव में, अब हमने यहाँ पर देख सकते हैं ABC 3 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए। कितने खड़े हुए, 3। हम अपना पहला मत यानी सर्वोच्च स्तर पर, प्रथम स्तर पर किसको रखेंगे, उसके सम्मुख। दूसरा स्तर किसको देंगे, वो पहला, दूसरा और तीसरी वरीयता किसको प्रदान करने वाले हैं।
तो इस प्रकार से प्रत्येक जो मतदाता है यहाँ पर वो राष्ट्रपति के निर्वाचक में अपनी वरीयता क्रम में अपने मतों को देता है। जैसे ABC, पहले राउंड को देखते हैं हम ABC। तो हमने मान लो जो भी उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार खड़े हुए और मतदाताओं ने अपने निर्वाचन में पहले स्थान पर एक, B को रखा तीसरे स्थान पर और C को दूसरा स्थान यानी वरीयता क्रम में रखा। फिर एक अगले उम्मीदवार ने रखा एक वरीयता क्रम A को, दूसरे पर B को और C को तीसरे पर रखा। इसी प्रकार A को अन्य मतदाता ने दूसरे पर रखा, फिर पहले पर B को और C को 3 पर। ऐसे ही A को फर्स्ट पर रखा अगले ने, फिर 3 पर, इसी प्रकार से 2 पर। अब इनमें देखा जाता है कि सर्वाधिक जो वरीयता क्रम है यानी प्रथम वरीयता क्रम में सबसे ज़्यादा किसको रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रथम वरीयता क्रम में A है। A वाला जो व्यक्ति है, उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसको सर्वाधिक मत प्राप्त हुए यानी सबसे ज़्यादा जो वरीयता मिली है वो किसको मिली है, A को। तो A को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है यानी जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। जब ये स्थिति बनती है तो यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो समान मत आ जाते हैं प्रथम वरीयता क्रम में, यानी पहली निर्वाचन प्रक्रिया में तो पुनः जो रीति है तो दोबारा से निर्वाचन नहीं होते, लेकिन दूसरी पद्धति को उसमें अपनाया जाता है। तो यहाँ पर द्वितीय मतगणना को आधार बनाया जाता है। दूसरे आधार पर जो सेकंड उम्मीदवार है, द्वितीय वरीयता जो दी गई है उसके आधार पर उसका अनुमान लगाया जाता है और जो सबसे कम जिसको मत प्राप्त होते हैं वो उससे हट जाता है, उसके मतलब वो दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पर देखते हैं A को 1 1 2 2, अब B में देखो 3 2 1 1 और 2 3 3 3। यहाँ से C वाला तो हट गया। तो देखिए 1 और 1 B वाले को भी समान मत हैं और A वाले को समान मत हैं। तो यहाँ पर मत समान आए हैं तो यहाँ सेकंड वरीयता क्रम को यहाँ पर आधार बनाया जाएगा, यानी द्वितीय मतदान को आधार बनाया जाएगा। यहाँ पर द्वितीय क्रम पर किसको वरीयता दी गई है। तो यहाँ पर देखिए A वाले को 2 और 2 बार मिली है और B वाले को 2 पर दूसरी बार 1 बार मिला है। तो यहाँ पर जो 2 2 तो सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर 2 को आधार बनाया गया और 2 के आधार पर कौन निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, A वाला। तो सेकंड वरीयता क्रम के आधार पर यहाँ पर A वाले को प्रत्याशी घोषित किया जाता है। तो ये एकल संगणकीय मत प्रणाली होती है। तो आप समझ गए होंगे कि एकल संगणकीय मत पद्धति क्या होती है। यानी वरीयता क्रम में उम्मीदवारों को वोट दिए जाते हैं। यदि प्रथम वरीयता क्रम में कोई भी उम्मीदवार विजेता घोषित नहीं होता है या निश्चित जितने मत प्राप्त करने होते हैं उतने प्राप्त नहीं कर पाता है, तो सेकंड वरीयता क्रम को आधार बनाया जाता है और ये प्रक्रिया इस प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 56 यानी निर्वाचन की रीति पढ़ ली, निर्वाचन पढ़ लिया। ध्यान रखो, एक बार रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। अब आते हैं अनुच्छेद 56 पर, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 किसका उल्लेख है, कार्यकाल का उल्लेख कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार, भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार रह सकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो वो कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार निर्वाचन के लिए पात्र हो सकता है। तो पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में। तो ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति का पुनर्निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर मिलती है, अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति एक बार से अधिक राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ सकता है। तो एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके अलावा कोई भी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अनुच्छेद 58 की तरफ आते हैं अब। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति जब व्यक्ति बनता है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं भी तो होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं या किसी परीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो उसके लिए कुछ योग्यताएं मांगी जाती हैं। क्या क्या अहर्ता होनी चाहिए, कौन व्यक्ति कितना पास होना चाहिए, वो सारी योग्यताएं उसके लिए निर्धारित की जाती है, तभी व्यक्ति उस
भर्ती के लिए योग्य हो सकता है। तो योग्यता में देखिए भारत का नागरिक होगा, ये सामान्य बात है। दूसरी बात यहाँ पर 35 वर्ष की आयु, यानी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। कोई व्यक्ति है तो वो राष्ट्रपति की चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। अब बात करते हैं निर्वाचक मंडल की। तो निर्वाचक जो मंडल है राष्ट्रपति का, उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता पड़ती है। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो पत्र बढ़ाया जाता है, निर्वाचन पत्र, तो उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। पहले इनकी जो संख्या थी वो 25 थी। कितनी थी? 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक थी। इसको बढ़ा करके बाद में अब कितना कर दिया गया है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए जब राष्ट्रपति का निर्वाचन पत्र बढ़ा जाता है। ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पत्र भरते समय कितने प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए? 50-50। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी जितने जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, सरकारी नौकरी की, उन सभी तक हमारी वीडियो पहुंच सके और वो भी हमारी निःशुल्क क्लासेज का फ़ायदा ले सकें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा को, हमारी जो मुहिम है वो शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक निःशुल्क रूप से पहुँचाना है, ताकि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर, यानी जो इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो भी व्यक्ति आसानी से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो हमारा यही उद्देश्य है। क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो देखा होगा आपने, जो क्लासेज हैं जो चल रही हैं वो यूट्यूब पर अपना पेड कोर्स उपलब्ध कराती हैं, जिनको लेने की किसी भी व्यक्ति की क्षमता भी नहीं हो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो भी नहीं ले पाता, इसलिए वो वंचित रह जाता है। तो हमारा उद्देश्य यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेज उपलब्ध कराएं। सारी की सारी क्लासेज और टेस्ट सीरीज ओनली ऑन विश्वेंद्र जी के पॉइंट पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी आपके लिए, बिना किसी पे शुल्क के। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 59 की बात करें तो अनुच्छेद 59 में आती है कुछ ना कुछ शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या रखी गई हैं? शर्त रखी गई हैं, यानी कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। तो वो 15,000 की जमानत राशि। तो अब जो रखी गई है राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये। यानी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो वो निर्वाचन पत्र भरता है तो उसकी 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। अगर वो अपने निर्वाचन जमानत राशि के लिए जो मत निर्धारित किए गए तक नहीं पहुंच पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। दूसरा, वो पागल ना हो और दिवालिया ना हो। ये क्या राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें रखी गई हैं। जमानत राशि 15,000 होती है राष्ट्रपति के लिए और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ऑथ बाय द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, शपथ 60, अनुच्छेद 60 से शपथ को याद कर सकते हैं। शपथ 60, अनुच्छेद 60। तो 60 से शपथ, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर वो नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसके समक्ष शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग। और महाभियोग कहाँ पर आएगा? 61 में महाभियोग। तो महाभियान कब चलाया गया? 61 में। तो 61 में क्या चलाएंगे? महाभियान यानी महाभियोग चलाएंगे। देखिए, महाभियोग चलाने की जो विधि है वो जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान का अतिक्रमण करे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अब देखते हैं महाभियोग किस प्रकार से लाते हैं, यानी सदन के। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की, तो राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। तो दोनों सदनों में से राष्ट्रपति को महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकता है। दूसरा, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना। अगर किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। तो कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पहले।
शीर्ष पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और वो प्रस्ताव कितने सदस्यों से पारित होना चाहिए? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उसके 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, दोनों सदनों के यानी जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है महाभियोग का, उसके 2/3 सदस्यों का द्वारा बहुमत से पारित होना चाहिए। साथ साथ दूसरे सदन में भेजा जाता है तो दूसरा सदन भी उसे अगर 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसे पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया गया है, यानी अब तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। आगे राष्ट्रपति के अब अधिकार और शक्तियों को देखते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी जो कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं और शक्तियां हैं जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब आते हैं विधायी शक्ति यानी कानूनी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। यानी जब तक, हमने पहले ही कहा था कि संघ की कार्यपालक शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति। है सारे कार्य संघ के यानी संघ सरकार के किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के। जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह कानून नहीं बन सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार, यानी संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी अधिवेशन बुला सकता है, अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है। लोकसभा को भंग करने का संबंधी अधिकार भी किसके पास होता है? राष्ट्रपति के। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। यानी कौन कौन से विधेयक हैं जिनको सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है? तो देखिए, सबसे पहले धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाएगा। राज्य की संचित निधि में व्यय करने वाले जितने भी विधेयक हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति की सहमति से ही सदन में रखे जाते हैं, संसद में पेश किए जा सकते हैं। बिना राष्ट्रपति की सहमति के उनको संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, धन विधेयक, नए राज्यों के निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन, और राज्य की संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, ये सारे के सारे राष्ट्रपति की सहमति से ही नियुक्त किए पेश किए जा सकते हैं संसद में। ध्यान रखना। आप भी कह रहे होंगे कि हाँ सर ने पॉलिटिकल पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया है, अब हमारा इंटरेस्ट भी पॉलिटिकल के प्रति जग जाएगा। यानी इस प्रकार से अगर पढ़ाने वाला मिल जाए तो पॉलिटिकल इतना पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए। हम ऐसी आशा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पॉलिटिकल को बोलना समझे, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले। इस प्रकार देखिए, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों को आगे देखते हैं। अब आते हैं संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। यानी जो संसद में जो सदस्य हैं उनके सदस्यों को मनोनीत, हमने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन मनोनीत करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा आदि के आधार पर वो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करने का अधिकार था राष्ट्रपति के पास, लेकिन अब ये प्रावधान संविधान संशोधन 104 के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 104 के तहत।
तो अब एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो केवल राज्यसभा के 12 सदस्यों को ही मनोनीत कर सकता है। अब आती है राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, यानी किसी भी देश के साथ कोई भी संधि या समझौता होता है तो वो सारे के सारे संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। ध्यान रखना, भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करना और विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करने का कार्य कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। अब आती है सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी भी देश को युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है। यानी जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता तो किसी देश से ना तो युद्ध शुरू होगा और ना इसको समाप्त किया जाएगा। ये सैन्य शक्ति है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में नेता है, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख कह दो या प्रधान। तो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ध्यान रखना, तो राष्ट्रपति के अधीन रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसमें आते हैं थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ये किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति के अधीन होती है। तो तीनों सेनाओं के ऊपर सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति कहा जाता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों में आगे देखते हैं क्षमादान की शक्ति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान करनी, यानी कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है, उसको सजा मिल जाती है तो उसको राष्ट्रपति क्षमादान करने का अधिकार भी रखता है। अब वो उन परिस्थितियों के आधार पर किस प्रकार से क्षमादान करता है, इसका उल्लेख उसमें किया गया है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के लिए दंड क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान की शक्ति है, उसके दंड को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, या फांसी की सजा भी लग जाती है, मौत की सजा है तो उसको भी माफ कर सकता है। यह अधिकार किसके पास होता है? केवल राष्ट्रपति के पास में होता है। अब विशेष शक्तियाँ। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वो पद पर होता है, उसे किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, यानी जब तक वो पद धारण करता है तब तक उस पर किसी भी प्रकार का फौजदारी मुकदमा या केस नहीं चलेगा। ये विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ना ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा किसी भी परिस्थिति में और ना ही उस पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। अब आती हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें सबसे पहली राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 372 के तहत, जो कि किसी बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में चलाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में कहाँ पर लगाया जाता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संविधान के अनुसार सरकार को चलाना, राज्य की जो शासन सत्ता है उसको चलाना जब संभव नहीं होता है, तब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात की स्थिति अभी तक एक भी बार वाक में नहीं आई है, वित्तीय संकट एक भी बार नहीं आया है। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। तो 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, यानी किसी भी देश का बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति जो शब्द था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, और 360 वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात लगाए जा सकते हैं। अब कुछ जो राष्ट्रपति रहे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 2 बार बनाए गए, ध्यान रखना। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, मात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई
डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।